नमस्कार, मैं मृदुल गुप्त आपके अपने प्लेटफॉर्म लिबडस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं आपका। मित्रों, हम लोग पिछले वीडियो में जो है समास को कंटिन्यू किए हुए थे हिंदी के लिए, और हम लोग जो है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय यहाँ तक पढ़ लिया गया था। इसके बाद जो हम लोग को अगला पढ़ना है वो है आपका द्विगु समास। ठीक है, हिंदी में द्विगु समास पढ़ना है आपको, और आपको ये पहले बताया भी जा चुका है। थोड़ा सा मैं रिमाइंड कर दूं आपको अगर भूल गया हो तो, कि जब आप पढ़ना शुरू किए थे तत्पुरुष, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, है ना। एक होता है आपका समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष, और दूसरा होता है आपका व्यधिकरण तत्पुरुष। और इसी व्यधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आपके पूरे के पूरे तत्पुरुष के असली 6 पार्ट आ जाते थे, इसीलिए कहा जाता है व्यधिकरण तत्पुरुष के कुल 6 भेद होते हैं। और इन 6 भेद में कौन कौन से भेद थे, तो आपको याद होगा कि कर्म तत्पुरुष से हम लोग शुरू किए थे। ठीक है, और कर्म तत्पुरुष के बाद करण तत्पुरुष आया था, संप्रदान तत्पुरुष आया था, अपादान तत्पुरुष आया था, संबंध तत्पुरुष आया था, और आखिरी आया था अधिकरण तत्पुरुष। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कुल इसके 6 भेद हैं जो व्यधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और इसी समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत 2 लोगों को रखा गया था। एक था आपका कर्मधारय, है ना, और दूसरा था आपका द्विगु, या यूं कहें कि इसी कर्मधारय के ही अंतर्गत द्विगु आता है। यानी समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय को ही कहते हैं, और कर्मधारय के ही अंतर्गत कौन आता है, तो द्विगु आता है। तो हम लोग आज इसी द्विगु समास पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, और द्विगु समास पर हम चर्चा करेंगे, तो आप ध्यान दें तो सबसे पहला पॉइंट द्विगु समास के बारे में वो यही कि यह कर्मधारय का ही एक पार्ट है, अलग बना दिया गया है इसको नाम से कि यह द्विगु समास है। मगर आप ये मान के चलें कि यह जो है कर्मधारय का ही एक पार्ट है। तो निश्चित रूप से कर्मधारय का पार्ट है, तो कर्मधारय के गुण ढंग को ही रखा होगा, अपने में समाहित किया होगा। तो अगर यहाँ से ये स्ट्रीम अगर आप देख रहे हो तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छा आ रहा होगा कि जो तत्पुरुष है उसी के अंदर आता है समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण में आता है कर्मधारय, कर्मधारय में आता है द्विगु। ठीक है, तो आप कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम ड्रा कर सकते हैं कि ये जो है अगर आपका द्विगु है तो द्विगु किसके अंतर्गत आएगा, तो कर्मधारय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, समझ गए। यानी कि द्विगु के समस्त उदाहरण जो होंगे वो कर्मधारय के अंतर्गत आएंगे। कुछ विशेष परिस्थितियों में कर्मधारय के कुछ विशेष एग्जाम्पल को ही हम लोग द्विगु समास के अंतर्गत रखते हैं। वो विशेष क्या है अभी आगे चर्चा करेंगे। कर्मधारय जो होता है वो क्या होता है, वो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है एक तरह से, या यूं कह लें कि समानाधिकरण तत्पुरुष का ही दूसरा नाम है क्या, कर्मधारय। और समानाधिकरण तत्पुरुष किसका भेद है, तो आप कह सकते हैं कि यह तत्पुरुष का भेद है। तो अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे तो समुच्चय सेट थियरी पढ़े होंगे, तो आप दिख रहा होगा तत्पुरुष के अंतर्गत ये, उसके अंतर्गत ये, और सबसे अंदर जो होता है वो कौन है, द्विगु समास है। ठीक है, तो हमने कहा कि तत्पुरुष में आपको ये बताया गया था कि इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद प्रधान होता है, यह आपको पता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से इसमें आप बात करें चाहे इसमें बात करें, दोनों जगह क्या होगा, उत्तर पद ही प्रधान होगा। इस पूरे में भी उत्तर पद की ही प्रधानता होगी। तो उस आधार पर देखेंगे तो कर्मधारय में भी क्या था, उत्तर पद ही प्रधान था। और पिछले टर्न पर जब हम लोगों ने कर्मधारय पढ़ा था तो आपको समझाया था कि कर्मधारय के अंतर्गत विशेषण विशेष्य का भाव होता है। अगर आपको याद आ रहा होगा तो बहुत बेहतरीन आप समझ रहे होंगे कि इसमें विशेषण विशेष्य का भाव होता है, या उपमान उपमेय का भाव होता है, या उपमान उपमेय का भाव होता है। तो कर्मधारय में विशेषण विशेष्य होता है और उपमान उपमेय होता है। तो अगर कर्मधारय के अंतर्गत द्विगु आ रहा होगा तो निश्चित रूप से भी
द्विगु के भी क्वालिटी यही होगी कि इसके अंदर भी जो एग्जाम्पल आएंगे वो कर्मधारय के तभी बनेंगे ना जब इसमें विशेषण विशेष का भाव हो, इसमें भी विशेषण विशेष का भाव हो। मगर सवाल उठता है कि किस प्रकार तब द्विगु जो है इस कर्मधारय से अलग हो जाता है। तो वो किस प्रकार अलग हो जाता है, तो इस पूर्व पद के आधार पर, है ना। जब कर्मधारय पढ़े थे तो हमने बताया था कि ये पूर्व पद में ये आता है, उत्तर पद में ये आता है। ये पूर्व पद का होता था और ये उत्तर पद का होता था। तो जब पूर्व पद में विशेषण दिखेगा तो हम तत्काल उसको जो है कर्मधारय में डाल देंगे। मगर द्विगु ने कहा कि पूर्व पद में हमारे भी विशेषण होगा, मगर इस विशेषण की खासियत होगी, कुछ विशेषता होगी। वो क्या, तो आप जब विशेषण को चैप्टर के रूप में पढ़ते हैं तो वहां पर विशेषण के कई भेद आप पढ़ते हैं, है ना। तो उस विशेषण के कई भेद में जैसे गुणवाचक विशेषण पढ़ते हैं, संख्यावाची विशेषण पढ़ते हैं, कालवाचक विशेषण पढ़ते हैं, इस प्रकार के कई विशेषण पढ़ते हैं। तो उसमें से हमको किसका काम है, तो हमको संख्यावाची विशेषण का काम है। किसका काम है, संख्यावाची विशेषण। अब सवाल उठता है कि संख्यावाची विशेषण कहते किसे हैं। तो विशेषण आप जानते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को व्यक्त करता है उस शब्द को विशेषण कहते हैं। और जब विशेषता व्यक्त करने वाला शब्द कोई संख्या हो जाए तो ऐसे विशेषण को संख्यावाची विशेषण कहते हैं। आप ये बात अच्छे से समझते होंगे, बस मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ। संख्यावाची विशेषण का मतलब जैसे मान लो किसी शब्द की विशेषता बतानी हो, अगर मान लीजिए हमें इसे इसकी विशेषता बतानी तो हम कहेंगे ये लाल रंग का मार्कर है, लाल मार्कर है। तो मार्कर के यहाँ गुण की बात की गई कि किस रंग का है, तो लाल है, तो ये गुणवाची विशेषण हो गया लाल। मगर हम कहें कि अच्छा इस मार्कर को हम कह दें एक मार्कर, या इन सबको लेकर हम कह दें 3 मार्कर, यहां भी हम इन मार्कर की विशेषता को ही व्यक्त कर रहे हैं, मगर यहाँ इनका गुण नहीं बता रहे हैं, इनकी संख्या बता रहे हैं कि कितनी संख्या में है। तो आप कहेंगे 1 2 3। तो यहाँ जो 3 शब्द है वो इनकी संख्या को बता रहा है, यानी कि इनके बारे में बता रहा है। और मार्कर एक नाउन है, संज्ञा है, और संज्ञा के बारे में कुछ भी कोई बताता हो, जो शब्द बताता हो वह विशेषण होगा। तो 3 भी क्या बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो इसलिए कहा गया कि 3 भी यहाँ विशेषण है, मगर चूंकि संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, गिनती को बता रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 को संख्यावाची विशेषण कह दिया। आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर विशेषण कोई भी आ सकता था कर्मधारय वाले में, मगर उन विशेषणों में से संख्यावाची विशेषण को अलग कर दिया गया और कहा गया कि अगर किसी विशेष से आगे संख्यावाची विशेषण आ जाता है, यानी किसी समास का अगर पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो जाए, और उत्तर पद तो कोई ना कोई विशेष्य ही होगा, यहाँ तो विशेष्य आएगा ही। विशेष्य का मतलब वो तो संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, तो उत्तर पद है ये। तो कहा गया कि इन विशेषण में से क्या किया गया, संख्यावाची विशेषण को अलग किया गया। तो संख्यावाची विशेषण अगर किसी पूर्व पद में आ गया तो कहा गया कि अब इस समास को हम कर्मधारय का नाम न देकर कुछ अलग नाम द्विगु देंगे। आप खुद सोच के बताइए कि द्विगु समास का जो भी उदाहरण होगा उसका मतलब उसके पूर्व पद में संख्यावाची विशेषण होगा ही होगा। मगर आप सोचिए कि क्या संख्यावाची विशेषण विशेषण नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल है, पहला पद संख्यावाचक विशेषण है, तो इसका मतलब वो विशेषण भी हुआ। और अगर वो विशेषण हुआ तो ये विशेषण विशेष्य के जोड़े के नाते इसको हम कर्मधारय भी कह सकते हैं। इसीलिए कहा गया ये कर्मधारय का एक भेद है, उसी का एक प्रकार है, उसी का एक काइंड है। ठीक है, तो कर्मधारय का भेद है अगर द्विगु, नाम इसको अलग क्यों दे दिया गया? कहा गया कि इसमें केवल उसी विशेषण की बात की जाएगी जो विशेषण न होकर के कौन सा विशेषण होगा, तो संख्यावाची विशेषण होगा। कहा गया जो संख्यावाची विशेषण होगा उसी प्रकार के विशेषण का यहाँ पर नाम लिया गया। तो इसलिए अब जब भी कभी कोई संख्यावाची विशेषण पूर्व पद में देखता है तो हालांकि वो कर्मधारय है, मगर फिर भी उसका हम एक अन्य नाम ले लेते हैं कि यह द्विगु है, क्योंकि द्विगु ने कहा कि कर्मधारय के ऐसे सभी उदाहरणों को मेरे उदाहरण में डालो जो संख्यावाची विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो इसलिए कर्मधारय के ही एग्जाम्पल 2 भागों में बट गए, है ना। एक तो उसके स्वयं के एग्जाम्पल जो संख्यावाची विशेषण न हो, और एक ऐसे एग्जाम्पल जो संख्यावाची विशेषण हो, तो वो किस में चले गए, द्विगु समास में चले गए। तो हमें लगता है आपको हमने द्विगु समास को इतिहास से जोड़ा, उसके पूर्वजों से जोड़ा कि द्विगु समास कैसे जन्म लिया है,
तत्पुरुष से किस प्रकार समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय से होते हुए ये द्विगु तक पहुंचा है, ये आप बेहतर अगर समझ रहे हैं तो ये द्विगु समास का इतिहास था। और अब इसकी परिभाषा स्वयं निकल कर आई कि वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, जो कि मैंने यहां लिखा भी है, तथा इस प्रकार जो समस्त पद बनेगा ही बनेगा। जब ये पूर्व पद उत्तर पद मिलता है तो आपको याद होगा हमने समास के डेफिनेशन में ही बताया था कि समस्त पद कहलाता है या सामासिक पद कहलाता है। और जो समस्त पद निर्मित होता है वह अगर किसी समूह या फिर किसी समाहार का बोध कराता है तो उस स्थिति में उस समास को द्विगु समास कहते हैं। मतलब कि जब पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद किसी समूह का बोध कराए, निश्चित रूप से समूह बनाएगा। अगर यहाँ कोई संख्या आप ले लें, कोई भी संख्या विशेषण कोई संख्या हो तो यहाँ कोई शब्द संज्ञा होगा, उसकी गिनती होगी, और जब गिनती में कोई चीज ज्यादा होने लगे, 1 2 3 4 इस तरह संख्या आप लेंगे 10, तो ये जब भी कोई संख्या आप गिनना शुरू करेंगे अपने आप एक समूह का निर्माण होने लगेगा। तो इसलिए ये लाइन जोड़ा गया वो ये कि पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तथा समस्त पद किसी समूह या फिर समाहार का, समाहार और शुद्ध भाषा में हम बोल रहे हैं वो समूह को ही आप समझिए, समूह का बोध कराता है तो उसे द्विगु समास कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण से आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम आपके सामने हिंदी का एकदम शुद्ध एग्जाम्पल अगर आपसे लें तो हम कह सकते हैं जैसे दोपहर, दोपहर। अब आप कहेंगे इस दोपहर को अच्छे से समझा जाएगा, है ना, तोड़िए यहां से, तो दो अलग आ गया और पहर अलग हो गया। पहर एक शब्द है, आप अच्छे से समझते हैं, और दो क्या है ये तो आप बहुत बेहतर समझते हैं कि ये जो दो है यही संख्यावाची विशेषण है। दो क्या है, दो ऐसे ही लिखेंगे ना, या दो ऐसे लिखेंगे, ये क्या है, तो ये संख्या है, संख्या है। और चूंकि ये पहर के आगे आया हुआ है, पहर की विशेषता बता रहा है, पहर को गिन कर बताया जा रहा है, 1 पहर 2 पहर 3 पहर 4 पहर, है ना। तो यहाँ पर दो जो है संख्या है, और चूंकि विशेषण है, विशेषण भी है संख्या भी है, इसलिए संख्यावाची विशेषण है। विशेषता बता रहा है पहर की संख्या बता रहा है 2, तो यहाँ ये संख्यावाची विशेषण हो गया। और चूंकि ये पूर्व पद में आया हुआ है, यानी कि आप यहाँ से अगर देखें तो ये दो जो है आपका पूर्व पद में आया हुआ है, और पहर जो है वो उत्तर पद में आया हुआ है, और आप कहेंगे कि ये पूर्व पद में आया हुआ है दो, और साथ ही साथ ये विशेषण है। क्या है ये, विशेषण है। और दो कहेगा कि हम तो संख्या भी हैं, क्या है, संख्या भी है। तो विशेषण और संख्या इन दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये संख्यावाची विशेषण है। ये क्या है, ये संख्यावाची विशेषण है, कह सकते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो ये पूर्व पद में क्या मिला हमको, संख्यावाची विशेषण मिला, और उत्तर पद क्या है, एक विशेष्य है। तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये दोपहर द्विगु समास के सभी नियम को जो है अनुसरित करता है, पालन करता है। तो इसलिए दोपहर में कौन सा समास हुआ, तो द्विगु समास हुआ। और दोपहर का विग्रह करने की बात है तो आप कहेंगे कि ये दोपहर माने पहर ढेर, दो पहर हो गए, एक पहर दो पहर, दोनों पहर मिलकर समूह बना रहे हैं। तो आप कहेंगे कि इसका जो विग्रह होगा वो आप कहेंगे दो पहरों का समाहार। समाहार शुद्ध भाषा में लिखे या फिर समूह भी लिख सकते हैं, थोड़ा आपकी बोलचाल की भाषा में। तो आप कहेंगे कि दो पहरों का समूह, ये क्या कहलाया, दोपहर कहलाया। कैसे द्विगु समास है वो भी मैंने आपको समझाया, पूर्व पद उत्तर पद। पूर्व पद में ये इसकी विशेषता बता रहा है तो विशेषण, चूंकि संख्या है तो संख्या, और दोनों को मिला के ये संख्यावाची विशेषण बना। और संख्यावाची विशेषण जब पूर्व पद में आता है तो उस स्थिति में वो समूह का निर्धारण करता है, मिलाकर समूह बनता है। तो दो पहरों का समूह जो होगा ये द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। ठीक उसी तरह से आप अब कई एग्जाम्पल अपने नज़र में दौड़ाइए, इधर उधर देखिए। क्या आप दैनिक जीवन में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। हम कहते हैं अठन्नी बोलते होंगे, अगर मैं कह दूं अठन्नी आप बोलते हैं अगर अठन्नी, तो अगर ध्यान दें चवन्नी बोलते हैं, अठन्नी चवन्नी। तो ये आगे जो आ रहा है ये अठन्नी, ये क्या है, 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, संख्या है ना। तो आप यहाँ पर इसका विग्रह क्या देखें, संख्या है तो संख्यावाची विशेषण बताएगा ही बताएगा। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 8 आनों का समूह। क्या कहेंगे, 8
आनों का समूह। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, 4 आनों का समूह। ठीक है, तो समूह ये इसका विग्रह बड़ा आसान होता है, आप बड़े आसानी से जो है पहुंच सकते हैं। 8 आनों का समूह, इसको आप अठन्नी कह दिए। थोड़े शुद्ध एग्जाम्पल में आते हैं, ये सब तो व्यवहारिक एग्जाम्पल हैं। व्यवहार में आप दोपहर बोलते हैं, है ना, अठन्नी बोलते हैं, चौन्नी बोलते हैं। शुद्ध भाषा में जैसे बोला जाए द्विपार्श्व, द्विपार्श्व, इसमें भी देखिए अब द्वि, यहाँ पर अभी तक तो 2 बोल रहे थे, हिंदी में आप बोलते हैं 2, तो गणित में बहुत सरल भाषा में, संस्कृत में इसी 2 को क्या कहा जाता है, द्वि कहा जाता है। पार्श्व मतलब क्या हुआ, अगल बगल, सतह, जिसके 2 पार्श्व हो, है ना। तो यहाँ पार्श्व की विशेषता बता रहा है, 2 पार्श्व। जैसे मान लो मेरा हाथ है, तो इसका एक पार्श्व ये है और एक पार्श्व ये है, ये 2 पार्श्व हो गया इसका। ठीक है, जैसे सिक्का है तो सिक्के में 2 पार्श्व, जैसे मान लीजिए मोबाइल है तो मोबाइल का एक पार्श्व ये हो गया और एक इसके पीछे वाला ये पार्श्व हो गया। तो उस स्थिति में आपने देखा कि यहाँ पार्श्व को गिनकर बता रहा है, 2 पार्श्व है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं पार्श्वों का, सॉरी 2 पार्श्वों का समूह। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, विग्रह हो गया। थोड़े से ये शुद्ध शब्दों में आ गए, थोड़ी और शुद्धता की ओर आपको ले चले। क्यों और शुद्धता का मतलब, अब अभी तक तो आपको अलग अलग दिख रहा था, 2 अलग, 8 अलग, द्वि अलग, अब उसको जो है मिला देते हैं। जैसे मान लीजिए हम कह दें शताब्दी। अब यहां पर क्या है, शत, इसके साथ संधि है। शताब्दी को आप तोड़ते हैं, संधि करेंगे तो शत धन अब्दी निकला। ये शत किसको रिप्रेजेंट करता है, ये 100 को रिप्रेजेंट करता है। 100 क्या है, संख्या है, यानी फिर संख्यावाची विशेषण मिला। तो आप कहेंगे कि शताब्दी किसको कहते हैं, 100 सालों का समूह, 100 वर्षों का समूह। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, इसका विग्रह हो जाएगा 100 वर्षों का समूह। तो हमें लगता है विग्रह लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप विग्रह आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार जो है शताब्दी। थोड़ा शुद्ध था एग्जाम्पल, संस्कृत के शब्दों से ज्यादा मैच कर रहा था, तत्सम था ऐसे कह लें। अब पंचतंत्र, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र आप सुने होंगे, ग्रंथ है। पंचतंत्र में क्या है, तो पंचतंत्र में पंच, यहाँ पे फिर संस्कृत का ये आ गया शब्द। तो हिंदी का एग्जाम्पल जो है वो हिंदी संस्कृत से ही निकला है, तो घबराइए मत। एग्जाम्पल जो आपको मिलेंगे उसमें हो सकता हो कुछ इस तरह के, संस्कृत की गिनती भी थोड़ा आप 1 से 10 तक कम से कम याद रखें, जिससे आप समझ सकें कि पंच माने क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, तो उस स्थिति में हिंदी वाली गिनती भी आ सकती है, संस्कृत वाली भी गिनती आ सकती है। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, ये क्या हो गया, पंचतंत्र हो गया। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल ले लें, अगर मान लो सप्ताह लिख दे, सप्ताह, फिर सप्त आ गया। सप्त माने क्या होता है, 7 दिनों का समूह, उसी को आप क्या कहते हैं, सप्ताह कहते हैं। अब ये सब जो गिनती चल रही है वो संस्कृत गिनती चल रही है, शत संस्कृत गिनती है। ठीक है, द्वि संस्कृत गिनती में। और अभी तक जो आप इधर देख रहे थे ये सब क्या थी, ये हिंदी में आप आम बोलचाल का भाषा में हिंदी में बोलते हैं। जैसे हिंदी में बोलना हो तो हम बोल देंगे चौराहा, चौराहा, राह माने रास्ता, 4 मार्गों का समूह, 4 राहों का समूह। और संस्कृत की भाषा में बोले, संस्कृत के गिनतियों का इस्तेमाल करके शब्द बनाए, और आते हैं हिंदी के ही पेपर में, ऐसा नहीं मैं संस्कृत में जा रहा हूँ, हिंदी के ही एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे त्रिभुज, त्रिकोण, 3 भुजाओं का समूह, त्रि माने 3 होता है, 3 कोणों का समूह हो गया। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। त्रिफला, फल, ठीक है, त्रि माने 3, तो संस्कृत का ये त्रि हो गया, 3 फलों का समूह। अगल बोलचाल की भाषा में आएंगे, अगल बगल आप देखते हैं चारपाई पे लेटते हैं आप हमेशा, चारपाई, इसका नाम चारपाई क्यों पड़ा आप सोचें कभी, क्योंकि उसमें 4 पाई लगा हुआ है, पाया माने पैर, पाद, और उसी को शुद्ध भाषा में बोलेंगे चतुष्पाद, चतुष्फलक, चतुष्पाद। चतुष्पाद माने वहां पे भी चारपाई को ही शुद्ध भाषा में चतुष्पाद बोल रहे हैं, और चतु संस्कृत का शब्द हो गया, और इसको थोड़ा तद्भव बनाते जा रहे हैं तो 4 पाई बोल रहे हैं। तो ये दोनों ही द्विगु के अंतर्गत आएंगे, बस आपको ध्यान देना है कि हमसे कोई संख्यावाची विशेषण छूटे ना, अगर मिलता है तो तुरंत द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। अब इसी तरह से नवरत्न भी एग्जाम्पल आ गया, 9 रत्नों का समूह। नव, सतसई आप सोचते हैं, सतसई ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, सतसई, है ना, ये सत वही सत है जो यहाँ है। इसी शत को, ये तद्भव तत्सम था, शत शुद्ध था, और इसी को ये क्या किया गया, तद्भव बना दिया गया, सत, सतसई। बिहारी ने सतसई लिखा था, आपको पता होगा। तो सतसई का मतलब होता है 700, है ना। अब आप यहाँ थोड़ा सा सोचेंगे तो ये सत, अभी को ये देखो, ये इसी का क्या है, ये तद्भव था, तत्सम था, ये तद्भव है, मगर ये जो सत है यहाँ, ये सत कंफ्यूज होकर के आपको ये नहीं समझना है कि ये शत मतलब 100 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7, और ये हो गया 100 सही।
तो 700 दोहों का समाहार या समूह क्या कहलाता है? सतसई कहलाता है। तो यहाँ पर ये मत सोचना कि ये शत सौ था यहाँ पे, तो यहाँ पर ये जो है यहाँ से निकल के आ गया, नहीं, तो ये अलग है। ये सत माने 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 700 दोहों का समूह। त्रिभुवन अगर बोलते हैं तो 3 भुवनों का समूह, ठीक है। बोलते हैं आज हम इस दोराहे में आकर खड़े हो गए, दोराहे में, दो राह, जहाँ 2 राहों का समूह। दुविधा हो गई, दुविधा बोलते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर दोराहा भी जो है आपके किस में आ जाएगा? अठकोना, चौकोना, छमाही, अष्टधातु, त्रिवेणी, तिमाही, चौमासा, 12 मासा, पखवाड़ा, है ना। तो ये सारे जितने भी एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, कुछ नए एग्जाम्पल नहीं है, आप सुने होंगे। और देहाती में चले जाएं और थोड़ा क्षेत्रीय भाषा की ओर दौड़ें, बोलते हैं दुसुत्ती, है ना। दुसुत्ती माने 2 सूत वाला, जो 2 सूतों का समूह जो होता है वो क्या कहलाएगा? दोसुत्ती कहलाएगा। आप जो है चतुष्वर्ण सुनते हैं, है ना। पंचवटी सुनते हैं, 5 वट माने वृक्ष, बरगद का वृक्ष, 5 वृक्षों का समूह पंचवटी। पंच तत्व सुनते हैं, है ना। तो इस तरह के तमाम एग्जाम्पल आप देखते होंगे, आपको दैनिक जीवन में मिलते होंगे, जिसके आगे जो है संख्यात्मक क्षेत्रीय भाषा में भी मिलेगा, स्थानीय भाषाओं में मिलेगा, थोड़ा ऊपर उठेंगे विभाषाओं में मिलेगा, उपभाषाओं में मिलेगा, साहित्य की भाषाओं में मिलेगा। बस उसी के तद्भव और तत्सम का खेल है। बाकी आप एकदम समझ भी रहे होंगे कि वहां पर केवल संख्यावाची विशेषण होना चाहिए, ठीक है। तो हमें लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन मन में उठ रहा हो, कोई आपको सुझाव देना हो, कुछ इसमें कमियां लग रही हो, तो बेशक आप आमंत्रित हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, आप वहां पर हमें बताएं। आपको अगर समझ में आया तो भी बताएं, अच्छा लगता है, मनोबल बढ़ता है जब आप जो है कमेंट करते हैं। थोड़ी एक धनात्मक ऊर्जा से मैं भर जाता हूं, सकारात्मक हो जाता हूं, मुझे लगता है कि हाँ वाकई मेरा पढ़ाना यहाँ से सार्थक है। तो निश्चित रूप से कमेंट अवश्य करें। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करके ये बताएं, मनोबल बढ़ाएं कि आगामी मैं इसी प्रकार आपका मार्गदर्शन करूं, या थोड़ा उसमें और बदलाव लाऊं तब मार्गदर्शन करूं, या करूं ही ना, यह भी आप बताएं। मतलब कि कुल मिलाकर के आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप वहां पर प्रश्न भी पूछ सकते हैं, उत्तर निश्चित रूप से आप पाएंगे। मैं पहले ही बोला हूं कि मैं हर एक बच्चों तक पहुंचने का प्रयास करता हूं, पहुंचता भी हूं। सभी पिछले वीडियो में मैंने जो प्रश्न पूछा था उसके उत्तर मेरे तक पहुंचे थे और मैक्सिमम बच्चों ने उसके उत्तर सही दिए थे, इसीलिए मैं उस प्रश्न का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया हूँ। अन्यथा मुझे याद था, मैं भूला नहीं हूँ। फिर भी आपने सभी, जितने लोगों ने मुझे भेजा था, सबने सही किया था और वहीं जो सुधार संभव था मैं करवा दिया था, इसलिए मैं यहाँ पर जिक्र नहीं किया। आगे सीधे द्विगु समास पढ़ाया। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और वहाँ पर द्विगु समास पढ़कर जो है आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँचेंगे। तो कौन सा समास पढ़ेंगे? बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास, ये 2 समास बचे हुए हैं। तो इन दोनों समास को हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे एक एक करके। तब तक के लिए नमस्कार, नमः।